हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग जो आज प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, आप लोगों के जो कुछ एडिशंस ऑफ द बुक्स हैं, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन का या कुछ दीपक का, उनमें कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये आर्टिकल दिया नहीं गया है, पर आप लोगों ने और सिलेबस में भी शायद ये मेंशन नहीं कर रखा। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से और समझने के लिए हमें इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी ने ये टॉपिक उसी तरह से करना है जैसे आप लोगों के सिलेबस में है। आल्दो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है ये आपके सिलेबस में, बट इनडायरेक्टली ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि जो फर्स्ट आर्टिकल है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो इसी आर्टिकल से ओरिजिनेट होके आती है। तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक हेयर। सो एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पुराने एडिशन में ये टॉपिक हुआ करता था। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, और इसके ओरिजिन पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो ये अपने सराउंडिंग रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर रहा है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले पाथ के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू उस पाथ के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज सेम फॉर एवरी पाथ ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। मतलब अगर हम इन 2 पॉइंट्स को चाहे इस पाथ के अलोंग ज्वाइन करें, चाहे इस पाथ के अलोंग ज्वाइन करें, चाहे इस पाथ के अलोंग ज्वाइन करें, तो लाइन इंटीग्रल चाहे फर्स्ट पाथ पे निकालो, चाहे सेकंड पे निकालो, चाहे थर्ड पे निकालो, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। सिर्फ ए और बी की पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन any 2 points in the field depends only upon the positions of these points and not upon the पाथ फॉलोड। मतलब फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल। अब किसी भी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल, मान लो ये एक पाथ है, कर्व्ड है, लीनियर है, जैसा मर्जी मान लो, एक पाथ है P से Q के बीच में, और इस पाथ के ऊपर हमने किसी वेक्टर V का लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल निकालने का मतलब इस पाथ का एक स्मॉल पाथ सेगमेंट लो, जिसको हम एक लेंथ वेक्टर dl से डिनोट करते हैं। लेंथ वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उस एलिमेंट की लेंथ के इक्वल हो और डायरेक्शन उस पाथ के टेंजेंट के अलोंग हो। तो इस लेंथ वेक्टर एक पाथ सेगमेंट ले लिया जिसका एक स्मॉल लेंथ वेक्टर dl से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे गिवन वेक्टर का उस लेंथ वेक्टर के साथ स्मॉल एलिमेंट के लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और पूरे के पूरे पाथ के ऊपर जो
इंटीग्रेशन होगा, ये इसका लाइन इंटीग्रल कहलाता है। जैसे आप लोग सरफेस इंटीग्रल निकालते हो, सरफेस इंटीग्रल में सरफेस एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाती है और पूरे पे इंटीग्रेशन, तो ये लाइन इंटीग्रल है। तो इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट का मतलब हम ये लाइन इंटीग्रल ए से बी पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं ओवर ए पाथ, तो ये कहते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स ए और बी की पोजीशन पे डिपेंड करती है, बीच वाले पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण इसने अपने सराउंडिंग रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये कोई दो पॉइंट्स इमेजिन कर लिए हैं ए एंड बी, और ए और बी को अपन ने ज्वाइन कर दिया किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग। आर्बिट्रेरी पाथ का मतलब पाथ कोई भी हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफाइड शेप या डायरेक्शन नहीं है, एक आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग हमने इसको ज्वाइन कर दिया। मान लो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू आवर गिवन पॉइंट चार्ज, लेट दैट इज r1, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2, या RA और RB मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में, RA एंड RB। अब मान लो इसके अंदर, इस पाथ के अंदर कोई एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है मान लो R के जितना, और इस P पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द path, on an arbitrary path joining the points A and B is given by field intensity E का फॉर्मूला होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू में R कैप। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है। R तो क्योंकि चार्ज हमारा पड़ा हुआ है प्लस Q, P पॉइंट का डिस्टेंस है R के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इस फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज माना है तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट A टू द B along an arbitrary path। हमने एक टेस्ट चार्ज Q नोट लिया है जिसको A से B की तरफ हम इस आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर किसी रास्ते के ऊपर पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है E के जितनी। तो जब ये टेस्ट चार्ज इस P पॉइंट पर होगा Q नॉट, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, देन फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जब ये P पोजीशन पे होगा तो फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो फोर्स लगेगा, लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F, दैट इज इक्वल टू Q नॉट इनटू में E। और इस फोर्स की डायरेक्शन, अगर टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव मानते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स क्या कहेगा कि Q नॉट चार्ज को रेडियली आउटवर्ड मूव करवाने की कोशिश करेगा, पर हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये इस पाथ के अलोंग ही ट्रेवल करे। तो अगर हम इसको इसी के पाथ के ऊपर मेंटेन रखना चाहते हैं तो इस आउटवर्ड फोर्स के इफेक्ट को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा या बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी तरफ से बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि उस फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस कर सके और पार्टिकल इस पाथ को छोड़ के बाहर की तरफ ना जा पाए। सो ड्यू टू दिस फोर्स the charge Q naught tends to move radially outward, and in order to maintain the charge Q naught
on its path we have to apply an external force which is equal and opposite to the force due to the electric field। तो हमें अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा था Q नॉट E जो रेडियली आउटवर्ड था, तो एक्सटर्नल फोर्स रेडियली इनवर्ड लगाना पड़ेगा। अब इस हमने फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल हमारा जो है वो मान लो P से Q तक मूव करके आ गया, जहाँ पर P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो आप मान लेते हैं dl के जितना। देन फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन small amount of work done in moving the test charge Q naught from point P to Q where PQ is equal to DL is given by वर्क डन की वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फोर्स की वैल्यू है माइनस Q नॉट E डॉट DL। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट P टू Q आ रहा है। ठीक है, मान लो इस E और DL की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो आप मान लेते हैं थीटा के जितना। ठीक है, तो उस केस में Q नॉट E DL कॉस थीटा ये लिख सकते हैं आप। मैं इसका डायग्राम यहाँ थोड़ा बड़ा करके अलग से बना रहा हूँ। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है, ये Q पॉइंट है। इसको अपन ने यहाँ से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये है हमारा DL। Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द लाइन PQ, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM। ठीक है, PM जो है वो OP का एक स्मॉल पार्ट है, इसको आप मान लेते हैं DR। क्लियर है बात? मान लो ये एंगल जो आ रहा है, ये एंगल अपन ने माना है थीटा। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल मैंने माना हुआ है थीटा। तो dr अपॉन में dl बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो आएगा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो इन ट्रायंगल नाउ ड्रॉ QM परपेंडिकुलर ऑन PM परपेंडिकुलर ऑन OP सच दैट PM इज इक्वल टू dr। तो dr बाई dl की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। तो यहाँ से dr की वैल्यू होगी dl cos थीटा। तो dl cos थीटा की जगह हम पुटअप कर सकते हैं dr। तो dw की वैल्यू माइनस Q नॉट E डॉट DL इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू में dr लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ ये तो हो गया P से Q तक ले जाने में एक स्मॉल लेंथ वेक्टर dl तक मूव करवाने के लिए वर्क डन की वैल्यू। अगर हम टेस्ट चार्ज को A से B तक लेके जाना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन जो होगा, तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B इज गिवन बाय total work done is equal to integration of the work done between points A to B minus Q naught integration from A to B E dot DL which is equal to minus Q naught integration of E into में dr A to B। ठीक है जी, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का मैंने इंटीग्रेशन किया है बिटवीन पॉइंट्स A टू B। ये टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें चाहिए लाइन इंटीग्रल
ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पॉइंट ए टू बी। अब क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाने के लिए ये वर्क डन है और यहाँ लाइन इंटीग्रल बन रहा है बिटवीन पॉइंट्स ए टू बी। नाउ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in moving the charge from point A to B। Q नोट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन हो रहा है WAB, तो यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन कितना होगा WAB बाई Q नोट। इस इक्वेशन को Q नोट से डिवाइड कर दो, Q नोट हो गया कैंसिल, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL फ्रॉम A टू B इक्वल टू E और DR, E की वैल्यू पुटअप कर दो, Q नोट बाय आ गया, कैंसिल हो गया, माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू में DR। अब इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है R, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। जब ये Q नोट चार्ज A पॉइंट पर होगा तो उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी RA, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट द इनिशियल पोजीशन लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट मैंने लिख दी RA। जब ये टेस्ट चार्ज इंटीग्रेशन कहाँ तक कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक ले जाने में, तो फाइनल पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज है B, और B पर जब वो आएगा तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी RB, मतलब वेरिएबल की वैल्यू होगी RB, तो वो उसकी अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा RB। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, R रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन बचेगा, बार माइनस का साइन, RA से RB तक की वैल्यू, माइनस Q नॉट बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ R रेज़ टू पावर -2 + 1, पावर में एक ऐड और एक और उसी से डिवाइड, RA से लेके RB तक इक्वल टू माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू पावर -1 बाय -1, माइनस से माइनस साइन कैंसल, RA से RB तक, R रेज़ टू पावर -1 का मतलब 1 बाय R, तो इसकी वैल्यू बचेगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। ये आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B विच इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉइंट A टू B, और इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। Q कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, दोनों में बच गया RB और RA। RA रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट A, RB रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B जो A और B की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू टर्मिनल पॉइंट्स A और B पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पे, मतलब पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर इस एक्सप्रेशन में कहीं पर R आ जाता, तो अगर R आता अकेला तो इसका मतलब वो पाथ के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता, मतलब पाथ पे डिपेंड करता, उस पे आ नहीं रहा। इसकी वैल्यू लाइन इंटीग्रल की डिपेंड करिए सिर्फ RB और RA के ऊपर, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। सो दिस प्रूव्स आवर प्रॉपर्टी दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electric field depends only upon the initial and final position and not upon the path followed। तो ये उस चीज़ की प्रूफ आ गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम ये मान लें इफ़ द पॉइंट A इज़ एट इनफाइनाइट, अगर पॉइंट A होता इनफाइनाइट पोजीशन पर तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता दैट अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, उस कंडीशन में
Q/4πε0 आर ए की वैल्यू अप्रोच करती 0 को। इन दैट कंडीशन वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी जो था, अब वो ए की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टू द पॉइंट बी। मतलब वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पर यूनिट चार्ज लिया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट बी is given by negative of the line integral of electric field intensity from infinite to the point B, जिसकी वैल्यू आ रही है Q/4πε0 आर बी। और ये जो Q/4πε0 आर बी आ रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट बी। यहाँ पर जो अपन ने वर्क डन किया था वो एक्सटर्नल फोर्स Fe के कारण किया था, और इस एक्सटर्नल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में है, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्क डन हो रहा है। दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल ली थी अपन ने। Fe की वैल्यू माइनस ऑफ Q0E ली थी, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हुई, 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू आ रही है Q/4πε0 आर बी। और इस टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम V विद सबस्क्रिप्ट B, एंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट थी, नेट फोर्स हो गया 0। सो वी में डिफाइन the electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point against the electrostatic force without any acceleration. This is defined as the electric potential at point B. तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी की वैल्यू आ गई Q/4πε0 आर बी। तो इसी की एनालॉगी में अगर हम बात करें तो Q/4πε0 आर ए जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर हम वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी की बात करें, ये बात में करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए या बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट बी इज गिवन बाय line integral of electric field intensity from infinite to that point negative equal to Q/4πε0 RB। अगर A पे है तो यहाँ पर B की जगह A आ जाएगा। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा दैट इज वोल्ट, कैपिटल वोल्ट से हम इसको डिनोट करेंगे, और 1 वोल्ट की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से
एक पॉइंट तक लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 1 जूल का वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as is said to be 1 volt if work done in bringing a charge of 1 coulomb from infinite to that point against the electrostatic forces without any acceleration is 1 जूल। अगर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड के अगेंस्ट बिना एक्सेलरेशन के 1 कूलम चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर मैं वोल्टेज के मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A इंटू में T। तो इसको कंबाइन करोगे तो हमारे पास आएगा mL2T-3A-1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।